हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स देखने को मिलेंगे जिसमें से ज़्यादातर इंग्लिश के क्वेश्चंस बनते हैं। फाइंड द एरर टाइप के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ग्रामर रूल्स पता है। बेसिकली इन्हीं रूल्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, फाइंड द एरर टाइप या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको ये रूल्स आते हैं डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने में। बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप एक बारी ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स करा दीजिए। एक ही वीडियो में आपको मोस्टली जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको एक वीडियो में इसमें मिल जाएगी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ऑल्सो इफ़ यू लाइक द video, then please do like it. Now without wasting any time, let's proceed. Subject verb agreement, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है, बिकॉज सिंटैक्स, हम इसे सिंटैक्स भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो सारा खेल है वो वर्ब का ही होता है। हमें बेसिकली वर्ब ही सही तरीके से लगाना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें वर्ब के बारे में ही पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। कोई भी एक्शन, ठीक है, इंग्लिश में किसी भी एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं, जैसे कि ईट, स्लीप, रन, स्पीक, लाफ। तो ये सब क्या है? ये सब एक्शंस है, ठीक है। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? क्रिया। किसी भी कार्य को हम क्रिया कहते हैं, हंसना, बोलना, खाना, सोना, रोना, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। बेसिकली जो वर्ब है वो क्या है? क्रिया। अभी हमने वर्ब समझा, अब हम समझेंगे कि बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है। हर एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है और एक वर्ब देखने को मिलता है। अब जो वर्ब है ना, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, मतलब जो क्रिया को कर रहा है, जो उस एक्शन को कर रहा है, उसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। बेसिकली जो रूल है वो कहता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी बहुवचन के तरीके से ही यूज होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी में आप देख सकते हैं कर्ता का रूप अगर एक वचन है तब उसके साथ क्रिया भी एक वचन की ही यूज होगी, और अगर कर्ता का रूप अनेक वचन या फिर बहुवचन है, ठीक है, दे, गर्ल्स, यू, वी, तो उसके साथ अनेक वचन ही यूज होगा। हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में कि सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं, हम ये भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। बट बेसिकली सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। वह लड़की जाती है, ठीक है, तो वह लड़की जाती है, हम ये तो नहीं बोलेंगे ना वह लड़की जाते हैं। बेसिकली जाते हम कब लगाएंगे? जब प्लूरल हो। वह लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, ये सही है। बट अगर हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो जाती है बोलेंगे, राइट। इंग्लिश का भी ग्रामर में ऐसे रूल होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, और यही होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर सिंगुलर है कर्ता तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए, प्लूरल है, बहुवचन है कर्ता, तो वर्ब भी उसके लिए प्लूरल ही यूज होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, रूल्स है ग्रामर में, जो कि अब हम समझेंगे। बिकॉज फाइंड द एरर टाइप में क्वेश्चन ज़्यादातर हमें सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, ये बहुत सिंपल रूल मैंने पहला रूल रखा है, ये हमने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा है। अब आगे इसके बाद जो रूल्स होंगे वो थोड़े हाई लेवल के होंगे, ठीक है। तो बेसिक रूल है इसलिए मैंने रखा है, ये हम सबको पता होना चाहिए कि वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब आप देखिए कि सिंगुलर में ना मैंने रूल लिखा है,
सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है V1 और फिर V1 के साथ लग जाता है S या फिर ES। अब हर वर्ब के ना 3 फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो जो गो, ईट, जो सबसे पहला हम बेसिक वर्ब लगाते हैं ना, वो वाला होता है हमारा V1। तो अगर सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर के साथ क्या आएगा, S या फिर ES लगेगा वर्ब के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। सो कर्ता हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमने प्लेज लगाया है। क्यों? क्योंकि प्ले के साथ S और ES लगेगा। अभी हमने पढ़ा ऊपर रूल में कि सिंगुलर है तो S ES लग जाएगा वर्ब में। ठीक है, मीरा राइट्स ब्यूटीफुली। कितने लोग यहाँ पे करता है, सिर्फ एक मीरा, एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है ना, तो इसलिए राइट्स हमने लिखा है। ठीक है, S या फिर ES लगेगा वर्ब के साथ, तो इसलिए यहाँ पे राइट्स आ गया। ठीक है, राइट्स हमारा वर्ब है। अब आप नेक्स्ट रूल में आ जाइए, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगता है, सिर्फ V1। ठीक है, यहाँ पे S ES नहीं लगेगा, सीधा जो वर्ब है वो विदाउट S ES लगेगा, एज इट इज यूज होगा। दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, ऊपर हमने लिखा था ही प्लेज फुटबॉल, ही सिंगुलर है तो इसलिए हमने S लगा दिया। नीचे हमने लिखा है दे प्ले फुटबॉल, दे क्या है, प्लूरल, मतलब वे लोग। सो वे लोग बहुवचन है ना, तो इसलिए हमने V1 ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल कहता है। देन वी प्ले बास्केटबॉल, वी मतलब हम सब, तो हम सब भी बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे प्ले आएगा। यू प्ले, तो यू के साथ भी हमेशा प्लूरल वाला ही रूल चलता है। ठीक है, आई के साथ भी प्लूरल वाला रूल ही चलेगा, मतलब V1 यूज होगा। बस जो सिंगुलर है, ही, शी, इट, या फिर कोई किसी एक ही व्यक्ति का नाम, ठीक है, तब उस वे में वहां पे हमें S या फिर ES लगाना है वर्ब के साथ। सो ये हमारा फर्स्ट वेरी बेसिक रूल है। इसको और बेहतर समझने के लिए, आई रीड, रीड क्या है, V1। ही, शी, इट रीड्स। ठीक है, ही, शी, इट क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे S लगा है वर्ब के साथ। यू, वी, दे, इसके साथ भी रीड है, तो मतलब V1 ही यूज होगा। ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको ऊपर समझाई, जस्ट टू मेक इट मोर सिंपलर, ये मैंने फोटो डाली है। अभी तो हमने मेन वर्ब्स के बारे में बात करी। ठीक है, एक हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, तो ये सब क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ से ही आते हैं। हैज़, हैव लोग गलत यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, और अगर प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, तो आर आएगा। पास्ट में वॉज, ठीक है, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए वर। ठीक है, देन आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम ईटिंग, आई इज ईटिंग नहीं होता, तो ये तो आपको पता ही होगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, एग्जाम में इतना इजी नहीं पूछा जाएगा। देन हैज़ और हैव, हमेशा सिंगुलर के साथ, ये दिमाग में आप बिठा लीजिए, अगर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक वचन के बारे में बात हो रही है, तो हमेशा हैज़ आएगा। ठीक है, और बहुवचन के बारे में बात हो रही है तो हैव आएगा। बहुत से लोग क्या लिखते हैं, ही हैव, ही हैव कुछ नहीं होता, ही हैज़ होता है। ठीक है, देन सिंगुलर है तो डज होता है, प्लूरल है तो डू होता है, ही डज। ठीक है, ही डू नहीं होता, ही डू इज होमवर्क इज टोटली रॉन्ग, ही डज इज होमवर्क। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, ही इज ईटिंग फूड, ही सिंगुलर है तो इज है। दे आर ईटिंग फूड, दे प्लूरल है, वे लोग। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर का हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ही हैज़ ईटन द फूड, ही सिंगुलर है तो हैज़, वी हैव ईटन द फूड, तो वी मतलब हम लोग, तो हम लोग प्लूरल है, वी प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। सो ये चीज़ दिमाग में बिठानी है, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज किसके साथ लगता है। तो आई होप ये चीज़ अभी आपको क्लियर हो गई। अब हम अपने आगे मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली अभी हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, एंड में वीडियो के आप देखना हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो जिस बेसिस पे हमने भी रूल्स
अभी हम पढ़ेंगे ना, उसी से ही मिलते जुलते या फिर उसी रूल के आधार पे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि आपको भी आइडिया लग जाएगी। क्वेश्चन रूल हमने ऐसे पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बट क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अब सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सुपोजिशनल सेंटेंस लाइक इफ, एज इफ, आई विश, सपोज, ठीक है, इसमें वर का यूज होता है हमेशा। सो सुपोजिशनल सेंटेंसेस को हिंदी में हम बोलते हैं परिकल्पना करने वाले सेंटेंस, ठीक है। परिकल्पना क्या होती है? जिसमें हम किसी भी चीज़ को ना विश करते हैं, ठीक है, काश मैं ऐसा होता, ठीक है, मतलब वो चीज़ असलियत में ऐसी होती नहीं है, बट आप उसको कल्पना करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इन कल्पना करने वाले सेंटेंस में हमेशा ना आपको या तो इफ़ लगेगा यूज़ हुआ या तो एज इफ़, या फिर आई विश, या फिर सपोज। सो अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस में ये 4 वर्ड्स दिख गए, एज इफ़, आई विश या फिर सपोज, तो हमेशा आपको जो वर्ब यूज़ करोगे ना, वो आप वर यूज़ करोगे, हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ होगा, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विश वीना वर माई वाइफ। तो मतलब मैं विश करता हूँ कि काश वीना मेरी वाइफ होती, सेंटेंस का ये मतलब है। तो वीना तो एक ही लड़की है। हम पता क्या करेंगे एग्ज़ाम में, जिसको ये रूल नहीं पता ना, वो वॉज लिख कर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आई विश, हम यहाँ पे किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, तो वीना के बाद वॉज नहीं बल्कि वर यूज़ होगा। आई विश वीना वर माई वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। अब जिन लोगों को ये रूल नहीं पता होगा ना, डेफिनेटली ही के साथ वो वॉज ही यूज़ करेंगे, ही इफ़ ही वॉज माई बॉस। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हम किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, अगर वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता, ठीक है। तो हम कल्पना कर रहे हैं ना, ऐसा सच में तो नहीं है। और यहाँ पे इफ़ का भी यूज़ हुआ है, तो रूल क्या कहता है, इफ़ आई विश है तो वर यूज़ होगा। सो यहाँ पे इफ़ ही वर माई बॉस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर माई बॉस। रमन मुझसे इस टोन में बात करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो। तो असलियत में वो वैसा बॉस उसका है नहीं, बस वो कल्पना कर रहा है कि जैसे कि वो बॉस समझता है खुद को, ठीक है। तो काल्पनिक चीज़ है ना ये। और यहाँ पे इसलिए हमने एज इफ़ भी यूज़ किया है। तो अभी मैंने बताया अगर एज इफ़ है तो वर आएगा, ठीक है। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा अब। सो आप इन रूल्स को ना अपनी हैंड राइटिंग में कहीं लिख सकते हैं। मैं इसका PDF भी डालूंगी, बट जो अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। सो आप ये रूल या तो आप PDF के ज़रिए ध्यान रखना, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट रूल, ऑप्टेटिव सेंटेंस express a wish or prayer for someone or unknown and also to wish them luck. Plural verb is used. So optative sentence को क्या होते हैं, जिसके अंदर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जिसके अंदर हम किसी को या तो आशीर्वाद या बद्दुआ भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। या तो इंग्लिश में क्या है, अगर ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कर्स दे रहे हैं, कर्स मतलब बद्दुआ, या फिर हम किसी के लिए कुछ प्रार्थना या फिर हम कुछ प्रे कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव। इससे पहले हमने सुपोजिशनल किए थे जहाँ पे हम कल्पना करते हैं। ऑप्टेटिव मतलब जहाँ पे हम किसी के लिए प्रार्थना या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में भी हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, सब वर्ड यूज़ करते हैं बर्थडे की विशेज़ में, मे गॉड ब्लेस यू। गॉड तो सिर्फ एक है ना, भगवान तो एक है ना, तो हम ये क्यों नहीं बोलते गॉड ब्लेसेस यू, सिंगुलर SES क्यों नहीं लगता? अब इसलिए नहीं लगता क्योंकि रूल ये कहता है इंग्लिश ग्रामर में, अगर हम किसी को भी आशीर्वाद या फिर हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप बहुत लंबी चले, ठीक है। तो लॉन्ग लिव्स नहीं होगा,
हम यहाँ पे किसी चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। सो बेसिकली लास्ट में आप जो मार्क देख रहे हो ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इसको। हम फुल स्टॉप की जगह जो हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, ये हम किसी के लिए आशीर्वाद देने के लिए यूज़ करते हैं ये मार्क, ठीक है। गॉड सेव द किंग। अब किंग तो एक है, इसका मतलब है, सेकेंड एग्जाम्पल का मतलब है कि भगवान हमारे किंग की रक्षा करे। किंग तो सिर्फ एक है, तो गॉड सेव्स द किंग क्यों नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो इसलिए गॉड सेव द किंग होगा, ना कि गॉड सेव्स द किंग। मे गॉड ब्लेस यू। अभी मैंने बताया गॉड सिर्फ एक है, तो हम ब्लेसेस यू क्यों नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए हम अच्छा मांग रहे हैं, तो ये प्लूरल वर्ब यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हमें अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन if the following conjunctions are used: with, along with, as well as, in addition to। अब जिस सेंटेंस में आपको दो लोग दिख जाएं, ठीक है, दो नाउन्स दिख जाए, एक तो सब्जेक्ट होगा शुरू में, ठीक है, और बाद में अगर वर्ड्स जुड़े हुए हैं इन कंजंक्शंस के साथ, विद, अलोंग विद, एज वेल एज या फिर इन एडिशन टू, सो जो हमारा वर्ब यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो भी यूज़ होगा, वो जो पहले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रोहन विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे इज़ क्यों यूज़ हुआ है, बस मुझे यही समझाने का मेरा मतलब है। इज़ यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है रोहन के लिए। तो अभी हमने जो ऊपर रूल पढ़ा है ना, वो यही पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे रोहन भी है और हिज फ्रेंड्स भी है, तो सब्जेक्ट तो हमारे दो हो गए, है ना। बट जो हमारा रूल कहता है, अगर सेंटेंस विद या फिर एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इन चारों में किसी भी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंखें बंद करके अपना वर्ब यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारा पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। अब जिन लोगों को रूल नहीं पता ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, वो यहाँ पे आर लिख देते। रोहन एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर पिकनिक। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आ गया, बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो इसलिए आर लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और एग्ज़ाम में ना सच्ची में फाइंड द एरर में यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होके गलत आंसर ही मार्क कर कर आते हैं। तो अब हमें रूल पता है, तो अब हम गलत नहीं मार्क करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स विद देयर क्लास टीचर आर गोइंग फॉर ट्रेकिंग। स्टूडेंट्स और क्लास टीचर है यहाँ पे दो सब्जेक्ट, बट पहले वाला क्या है, स्टूडेंट्स, है ना। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा, तो इसलिए हमने आर यूज करा है, ना कि टीचर को देख के सिर्फ इज लगा दिया। हम कहीं लोगों को लगेगा टीचर है, टीचर के बाद वर्ब यूज करना है, तो टीचर तो सिंगुलर है तो इज ही लगा दें, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ही है सबसे पहले, जुड़ा ये किससे हुआ है, एज वेल एज से, तो इसलिए सब रूल क्या कहता है, जो अगर एज वेल एज, विद, अलोंग विद के साथ कोई भी सेंटेंस जुड़ा है, तो जो सबसे शुरुआत में सब्जेक्ट है, नाउन है, उसके हिसाब से आप देख के यूज करिए वर्ब। तो ही सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इज यूज होगा। ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट रूल, if two nouns are connected using and one article हमें पता है क्या होते हैं, a and या फिर the, और possessive adjective कैसे होते हैं, my, your, our, his is used before the first noun
देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। इस रूल का मतलब है अगर दो नाउन्स है और वो एंड से कनेक्टेड है, कौन से कंजंक्शन से कनेक्टेड है? एंड से, ठीक है। और अगर फर्स्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब माय, योर, आर, ठीक है, इसे बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर फर्स्ट नाउन के साथ यूज हो रहा है तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, तो ये हमें बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। तो पहले इसमें दो नाउन्स कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, ये हो गए हमारे दो नाउन्स। अब ये किस कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड है? विद एंड, ठीक है। अब हमें दो नाउन्स मिल गए और ये एंड से कनेक्टेड है। अब हमें देखना है कि जो फर्स्ट हमारा नाउन है, फर्स्ट नाउन क्या है? प्रिंसिपल, इसके साथ क्या लगा है? आर्टिकल, द लगा है, ठीक है। तो इसलिए द लगा है फर्स्ट नाउन के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉलो करेगा? सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे वॉज यूज्ड हुआ है, नॉट वर। अब यहाँ पे बच्चों को क्या लगेगा? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे एंड लग गया, दो लोग हैं, दो नाउन्स है, तो दो लोग की बात हो रही है। ज़्यादातर मतलब 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल मार्क वर, नॉट वॉज। तो ज़्यादातर बच्चों को ये गलत फहमी होगी कि यहाँ पे प्लूरल आएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये एंड से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई अंकल एंड फ्रेंड हैज़ कम टू सी मी। अब दो नाउन्स क्या है? अंकल और फ्रेंड, ठीक है। अब अंकल किसके साथ कनेक्टेड है? विद माई, पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया, फर्स्ट नाउन के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लग गया। अब हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैज़ यूज किया है, ना कि हैव। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ कम, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा ये रूल, वो डेफिनेटली यहाँ पे प्लूरल मार्क करेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा दो लोगों की बात हो रही है, एक पोएट की और एक फिलोसोफर की, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है इस रूल के बारे में तो डेफिनेटली यू विल मार्क सिंगुलर वर्ब। अ पोएट एंड फिलोसोफर, दो नाउन्स क्या है? पोएट और फिलोसोफर, फर्स्ट नाउन के साथ क्या लगा है? आर्टिकल, कौन सा? अ, तो हमें पता चल गया ये एंड के साथ कनेक्ट हो रहा है ये सेंटेंस, फर्स्ट नाउन के साथ एक आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे हैज आया है, ना कि हैव। अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन इज होस्टिंग अ कॉमेडी शो, ठीक है। अ क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन, अगेन टू नाउन्स कौन से है? क्रिकेटर और एक पॉलिटिशियन, ठीक है, दो नाउन्स हमें मिल गए। फर्स्ट नाउन को देखना है, फर्स्ट नाउन के साथ क्या है? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल लगा है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल मिल गया। अगर आर्टिकल की जगह या तो पोजेसिव एडजेक्टिव होता तब भी यहाँ पे सिंगुलर ही आना था, तो इसलिए यहाँ पे इज है, ना कि आर। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रूल में बच्चे बहुत मिस्टेक्स कर कर आते हैं ज़्यादातर, तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, दिस रूल वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट रूल, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड यूजिंग एंड वन आर्टिकल or possessive adjective is used before both the singular nouns, then the verb will be plural. अब इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये मिलता जुलता है हमारे सेकंड रूल से, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि ये रूल कहता क्या है। ये रूल हमें कहता है अगर दो नाउन्स है एक सेंटेंस में, ठीक है, और दोनों नाउन्स के पहले या तो आर्टिकल आ रहा है या तो पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, माय, हिज, आर, ठीक है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो ये क्या बन जाएंगे? प्लूरल वर्ब। अभी हमने लास्ट रूल में क्या देखा कि फर्स्ट
जो नाउन है उसके साथ लगना चाहिए आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो होगा सिंगुलर। अगर दोनों नाउन्स के साथ, दो नाउन्स है सेंटेंस में, दोनों एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों के साथ ही आर्टिकल नहीं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो ये सिंगुलर नहीं होगा, ये होगा प्लूरल। यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो इसे प्लूरल माना जाएगा। ये रूल हमें ये बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। तो यहाँ पे आप देखिए दो नाउन्स है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, ठीक है। अब दोनों के पहले ही क्या लगा है, एक आर्टिकल, द लग गया, द प्रिंसिपल द सेक्रेटरी, और ये एंड से कनेक्टेड है, तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल। अभी हमने सेम एग्जाम्पल देखा था लास्ट सेकंड रूल में, बट वहाँ पे वॉज लगा था। वॉज क्यों लगा था, क्योंकि द मतलब आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ यूज हुआ था, तो इसलिए वो सिंगुलर था। अब यहाँ पे आर्टिकल दोनों नाउन्स के साथ यूज हो गया, तो इसलिए ये प्लूरल बन गया। पेपर में हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और देखना है अगर एंड के साथ सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है तो हमें बहुत ध्यान से उसको मार्क करना है वर्ब को, ठीक है, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक कर आओगे और यहीं पर हमारे नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई अंकल एंड माई फ्रेंड हैव कम टू सी मी। अब यहाँ पे हमें हैव क्यों हमने यूज़ किया है और हैज़ क्यों नहीं यूज़ किया, अब हम ये समझते हैं, ठीक है। अब पहले देखो दो नाउन्स हमें मिल गए, कौन कौन से, अंकल और फ्रेंड, ठीक है, दो नाउन्स हमें मिल गए। अब दोनों नाउन्स के पहले ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया माय, और ये किससे कनेक्टेड है, एंड के साथ, तो ये कंडीशन हमारी रूल की फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्लूरल। अब लास्ट रूल में हमने सेम एग्जाम्पल में हैज़ यूज़ किया था, क्यों, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ यूज़ हुआ था, वहाँ पे जो सेंटेंस था वो था माय अंकल एंड फ्रेंड, बट यहाँ पे है माय अंकल एंड माय फ्रेंड, तो इसलिए वहाँ पे फर्स्ट नाउन के साथ ही था पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसलिए हैज़ आया था। यहाँ पे दोनों ही नाउन्स के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैव कम। अब यहाँ पे अगेन प्लूरल क्यों आया है, बिकॉज दो नाउन्स है, दोनों के साथ ही एक आर्टिकल यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। लास्ट एग्जाम्पल, अ क्रिकेटर एंड अ पॉलिटिशियन आर होस्टिंग अ कॉमेडी शो। अगेन दो नाउन्स है, क्रिकेटर और दूसरा नाउन पॉलिटिशियन, दोनों के साथ ही आर्टिकल यूज हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। अगर सिर्फ एक फर्स्ट नाउन के साथ ही हमारा आर्टिकल यूज होता तो सिर्फ ये हो जाता सिंगुलर, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों नाउन के साथ यूज हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया, प्लूरल। आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सिंगुलर किसके साथ यूज करेंगे वर्ब और प्लूरल किसके साथ वर्ब यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस एंड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, अगर इनके साथ कभी भी बहुवचन लगा हो तो बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। सो बेसिकली जो चीज़ हमें यहाँ पे दिमाग में बिठानी है, अगर सेंटेंस में आप ईच ऑफ देख लो, ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ देख लो, आंखें बंद करके आप सिंगुलर वर्ब को मार्क कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। ईच ऑफ है तो अभी मैंने बताया ईच ऑफ है तो क्या लगेगा, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। अब देखिए जिन लोगों को रूल नहीं पता होगा ना, वो क्या करेंगे, पक्का 4 पेन्स है ना, पेन्स बहुवचन देख के यहाँ पे आर लगा देंगे, बट हमें अब पता है ईच ऑफ है तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे, या तो इज या तो वॉज या तो हैज, है ना। ईदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल। अच्छा, ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बॉय जेंटल है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। सो बेसिकली हो तो एक ही लड़के की बात रही है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है, बट बॉयज़ है, दोनों में से कोई एक बॉय इसका मतलब है, बट ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बॉयज़ देख के
आर लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। सो दोनों में से कोई भी स्टूडेंट्स लेबोरियस नहीं है, मतलब हार्ड वर्किंग नहीं है। सो नीदर ऑफ है तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर। ईच ऑफ का मतलब क्या होता है? ईच ऑफ का मतलब होता है हर एक, ठीक है। हर एक बंदा उन लोगों में से चोर था, रॉबर मतलब चोर। सो बेसिकली जो ये रूल कहता है, जो चीज़ हमें दिमाग में बिठानी है वो ये है, ईच ऑफ है अगर सेंटेंस में ईदर ऑफ है या फिर नीदर ऑफ है तो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। उसके आगे चाहे प्लूरल भी लगा हो ना, पेन्स, चिल्ड्रन, पीपल, बॉक्सेस, क्लासेस, आप ये मत सोचना कि प्लूरल है तो हम प्लूरल लगा दें, नहीं। अगर ईच ऑफ नीदर ऑफ ईदर ऑफ है तो आप हमेशा सिंगुलर यूज़ करोगे, ठीक है। और ईदर ऑफ नीदर ऑफ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होकर गलत भी मार्क कर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी, अ गुड मैनी, इसके साथ हमेशा प्लूरल यूज होता है, ठीक है। अगर आपको मैनी दिख जाए या फिर अ गुड मैनी दिख जाए, हमेशा इसके साथ प्लूरल यूज होगा, प्लूरल वर्ब। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। बहुत से, मैनी का मतलब होता है बहुत से। सो बहुत से स्टूडेंट्स आर एब्सेंट है तो इसलिए आर आएगा। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड अ गुड मैनी आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो अ गुड मैनी का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग। सो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इस सेंटेंस का जो मतलब है कि स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उनमें से हार्ड वर्किंग है, ठीक है। सो यहाँ पे रूल क्या कहता है, हमें जो दिमाग में बिठाना है, अगर आपको सेंटेंस में मैनी दिख जाए या फिर अ गुड मैनी दिख जाए तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ होगा, मतलब बहुवचन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल मैनी अ और मैनी एन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अ मैनी, ठीक है, या फिर सिर्फ मैनी। बट आप देखिए इस पहले की तरह सेम नहीं है, इसमें मैनी अ, तो हमेशा मैनी अ या फिर मैनी एन, मैनी के बाद आर्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। एनवीएस में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ठीक है, या तो वॉज या तो हमें या तो वॉज लगाना था या तो वर। सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो मैनी अ के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी अ बॉय गोज टू स्कूल। मैनी एन ऑरेंज वॉज रॉटन। सो मैनी का मतलब तो बहुत होता है ना, सो मैनी मतलब काफ़ी सारा, तो लोग मैनी देख के ही यहाँ पे प्लूरल लगा देंगे, वर्ब, बहुवचन का वर्ब लगा देंगे, जो कि गलत होगा। अ मैनी प्लूरल आएगा, बट मैनी अ में सिंगुलर आएगा और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ने से पहले आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं उसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको MCQs कराऊँ, बिकॉज इसके बाद हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं रूल्स की, कि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ मैम ये एकदम सही तरीका है। नहीं तो जैसे मैं पहले प्रैक्टिस करवाती थी प्रेपोजिशन वगैरह की, तो मैं वैसे ही चलूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने कमेंट्स में देखा, बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि मैम आप टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा वो यही था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने सिंटैक्स का या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक उठाया। देखो आर्टिकल्स, एडवर्ब्स, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और या फिर प्रेपोजिशन से आएंगे, नहीं तो आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रही थी, तो उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, ईडियम से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आप मुझे
बताइएगा कि क्या ये सही तरीका है, नहीं तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू भी मैं करवा सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, इसके बाद एक्टिव पैसिव मैं सोच रही थी कि मैं एक्टिव पैसिव लूँ क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट पहले ये टॉपिक अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। चलो अब हम नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रूल है ये। बहुत लोग ना इन वर्ड्स को गलत वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये रूल क्या कहता है, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिख दिए, एवरीबडी, समबडी, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के ही एग्जांपल है। हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। आप चाहे पूरा सेंटेंस मत पढ़ो, अगर आपने सेंटेंस में पढ़ लिया एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, आंखें बंद करके आप सिंगुलर वर्ब पे टिक कर देना, ठीक है। इज, वॉज, हैज़, डज। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन वॉन्ट्स टू क्वालिफाई NDA एग्जामिनेशन। एवरी वन का मतलब क्या होता है, सभी लोग। तो इसका मतलब तो देखो सभी लोग है, मतलब प्लूरल सेंस है, बट रूल तो क्या कहता है, सिंगुलर लगेगा। तो जिन लोगों को रूल नहीं पता ना, वो एवरीवन मतलब निकालने बैठ जाएंगे। वो एवरीवन का मतलब वो तो होता है सभी, सभी तो प्लूरल ही आएगा, आर आएगा तो फिर लोग आर कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। एवरीबडी वांट नहीं होगा, एवरीबडी वांट्स होगा, ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट रूल था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट रूल एस और ES वाला था। क्या था, सिंगुलर के साथ SES लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर रूल ही चलेगा। एवरीवन है, ठीक है, बट इसके साथ सिंगुलर लगेगा, इसलिए हमने वांट्स लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई नो समवन हु गिव्स पियानो लेसन्स। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ या जानती हूँ जो पियानो लेसन्स देते हैं, ठीक है। सो समवन है तो इसलिए गिव्स है, समवन है तो इसलिए हमने सिंगुलर लगाया है, गिव्स लगाया है। सो ये रूल क्या कहता है, अगर आप ये वर्ड्स देख लो कहीं पर भी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, तो आंखें बंद करके आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर रूल्स डिस्कस करे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ज़्यादातर क्वेश्चंस फाइंड द एरर टाइप में ही आते हैं, ठीक है, या तो फिलअप्स में भी आएंगे, बट जो ज़्यादातर है वो फाइंड द एरर टाइप में आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये फाइंड द एरर टाइप क्वेश्चंस है। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ लाइक द चाइनीज फूड, या फिर नो एरर। सो बेसिकली 4 पार्ट्स है, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज, ये A पार्ट है, ठीक है। फिर जो सेकंड पार्ट है, वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, ये सेकंड पार्ट है। तो ऐसे ही हमारे पास 4 पार्ट्स है। अब हमें बताना है किस पार्ट में एरर है, मतलब किस पार्ट में गलती है। सो यहाँ पे जो गलती है, आई होप आपने अब तक ढूंढ ली होगी। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, एज वेल एज वाला है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो आप क्या देखेंगे कि एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। एज वेल एज के पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे, मिस्टर ठाकुर। मिस्टर ठाकुर एक व्यक्ति है तो ये एक वचन है, बट यहाँ पे लाइक है। लाइक किसके लिए यूज़ होता है, अगर आपको याद हो, फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया था, V1 है ना, प्लूरल के लिए यूज़ होता है। सो इसलिए मिस्टर ठाकुर लाइक्स आना चाहिए। अगर आपको ये रूल याद होगा, हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, अगर एज वेल एज कंजंक्शन के साथ कोई सेंटेंस जुड़ा हो तो एज वेल एज के पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे प्लूरल होता है एज वेल एज के पहले तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते, बट इस सेंटेंस में एज वेल एज के पहले सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइक नहीं यूज़ होना चाहिए था, लाइक्स होना था। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, मतलब C पार्ट में गलती है, लाइक की जगह क्या होना था, लाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी फाइंड द एरर टाइप है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर लेकर आऊँ वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मैं अपनी हर इंग्लिश की सीरीज़ की वीडियो में मैं एंड में
4 से 5 स्लाइड में रख सकती हूँ सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। A to Z हमें सारे वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोर ओवर मैंने 3 से 4 वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश सीरीज़ में मैं ऐड करूँ अलग से तो वो भी मैं कर दूंगी, बट उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोर ओवर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समबडी आर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट, नो एरर। सो अभी हमने पढ़ा था इनडेफिनेट प्रोनाउन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, है ना। क्या कहता था वो रूल, इन समबडी, एनीवन, इन सब के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है यहाँ पे समबडी के साथ आर लग गया, तो यहाँ पे ही गलती है, ठीक है। तो हमारा ए आंसर है यहाँ पे। समबडी आर की जगह क्या होना चाहिए था, समबडी इज ट्राइंग। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, बिकॉज इसमें ही एरर है, इसमें ही गलती है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप पढ़ेंगे तो आप, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसको गलत ही आंसर देंगे। नथिंग बट ट्रीज वर सीन वेन वी वेंट देयर, नो एरर। सो कहाँ पे गलती लग रही है, नथिंग बट ट्रीज वर सीन वेन वी वेंट देयर, या फिर नो एरर, या फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो अभी हमने नथिंग वाला तो पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ इनडेफिनेट पढ़ा था ना, समबडी, एनीबडी, समवन। सो ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बट नहीं, इसमें है गलती एक, ठीक है। और जो गलती है वो है ऑप्शन बी में। बी में भी किस में गलती है, वर, ठीक है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा जितनी भी गलतियाँ निकल रही है वर्ब्स में निकल रही है ना। तो ये एक हिंट है आपके लिए बहुत अच्छा कि जब भी आप फाइंड द एरर टाइप के क्वेश्चन करो ना, 99 या फिर आप लगा लो 97% वर्ब में ही गलती है। कभी भी ना आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी यहाँ पे, या तो प्रेपोजिशन में गलती होगी या तो टेंस में गलती होगी। अगर टेंस में गलती है तो ऑब्वियसली वर्ब ही है ना। वर्ब टेंसेस है क्या, सिर्फ वर्ब है, एक्शन कब हुआ है। सो हमेशा फाइंड द एरर टाइप में ना आप वर्ब को पकड़ लो, वर्ब में ही गलती है। अगर ना भी समझ में आए ना कहाँ पे गलती लग रही है, तो जो वर्ब वाला पार्ट है आप उसको मार्क कर दो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं तो प्रेपोजिशन में गलती होती है, हमें पता नहीं होता कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते किसके साथ क्या लगेगा। सो यहाँ पे नथिंग बट ट्रीज वर सीन, वर सीन नहीं होना था, वॉज सीन होना था। अब आप कह रहे होंगे ट्रीज है भाई, बहुवचन है, तो वर तो एकदम सही है। बट एक और रूल है, आप लिख सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड नहीं बनाई, मैंने क्वेश्चन के ज़रिए मैं समझा देती हूँ ये रूल आपको। अगर नथिंग है सेंटेंस में तो नथिंग के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वॉज आना था, ट्रीज वॉज सीन। अगर सिर्फ इतना होता ट्रीज वर सीन, नथिंग ही ना होता, फिर ठीक था ये, बिकॉज ट्रीज है, प्लूरल है तो वर, बट यहाँ पे नथिंग लगा हुआ है ना सेंटेंस में। सो इंग्लिश ग्रामर का रूल है नथिंग के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, या तो वॉज या तो वर या तो हैज। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू विश मी ऑन माई बर्थडे, नो एरर। हमें बताना है कौन से पार्ट में, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में गलती है। माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। हैज़ कम टू, मैंने क्या बताया, वर्ब में गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ में गलती है, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैव कम। हमने ये रूल ऊपर पढ़ा था, अगर नाउन के पहले पोजेसिव प्रोनाउन या फिर आर्टिकल लग गया, माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये दो लोग हो गए हैं, ठीक है। अंकल के पहले भी पोजेसिव प्रोनाउन आ गया माई, और बेस्ट फ्रेंड के पहले भी आ गया पोजेसिव प्रोनाउन माई, तो ये दो लोग हो गए। सो माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैव कम होना था, ना कि हैज़ कम। दो लोगों की बात हो रही है, आपको मैंने ऊपर रूल बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है।
सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैज की जगह हैव आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइटर एंड सिंगर हैव साइंड अ लॉन्ग टूर फॉर द कॉन्सर्ट, या फिर नो एरर। अगेन 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन में है गलती, अब हमें बताना है किस में। अ राइटर एंड सिंगर हैव, सो पता है ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है ना, जस्ट इससे पहले 4th पार्ट, उसी से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन, बट मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, हमने ये रूल भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत से एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे ऊपर। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये जो ऊपर वाला रूल है जो अभी हमने किया, और इस रूल में गलती बहुत 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 ज़्यादा होती है। सो हमें बहुत क्लैरिटी रखनी है। अ राइटर एंड सिंगर हैव, सो यहाँ पे अ राइटर और सिंगर दोनों एक ही लोग हैं, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ आना था। तो हमारा ऊपर रूल क्या कहता था इससे पहले वाला, अ राइटर, ठीक है, अगर एंड के बाद फिर से कोई आर्टिकल या फिर पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए तो 2 अलग अलग लोगों के बारे में बात होती है। बट अगर सिर्फ पहले वाले के साथ ही लगा है और दूसरे के साथ कोई भी आर्टिकल ए एंड द या फिर पोजेसिव प्रोनाउन माय, हिज, आर नहीं लगा, तो मतलब ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर यूज होएगा। तो आप देखिए, अ राइटर एंड सिंगर, तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो राइटर है वो सिंगर भी है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अ राइटर एंड सिंगर हैज़ साइंड अ टूर होना चाहिए था, ना कि हैव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये दोनों रूल्स में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में जिस भी तरीके से, हिंदी, इंग्लिश, ईजी लैंग्वेज में जैसे भी रूल लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल किसके साथ यूज होगा और किसके साथ यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। ईदर ऑफ द बॉयज हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्विज, नो एरर। अगेन 4 ऑप्शंस है, किसी एक ऑप्शन में गलती है। तो अगर आपको याद हो, हमने ईदर ऑफ का भी रूल डिस्कस किया था, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ। क्या रूल था, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सो ईदर ऑफ द बॉयज हैव आंसर्ड, हैव की जगह क्या आना था, हैज। अब आप देखिए, अगर जिसको रूल नहीं पता ना, उसको लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉयज आ गया, बॉयज प्लूरल है तो लोगों को लगेगा हैव ही आना चाहिए, बट नहीं, ईदर ऑफ है, ईदर ऑफ के साथ क्या समझाया था कि सिंगुलर ही यूज होगा। मतलब क्या इस सेंटेंस का, इन ईदर मतलब दोनों में से कोई एक। सो इन दोनों में से किसी एक लड़के ने क्विज में सारे ही आंसर सही उत्तर करे हैं। ठीक है, हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं इन दोनों में से किसी एक लड़के ने। सो इस क्वेश्चन का ये मतलब है, सो ईदर ऑफ द बॉयज हैज होना था, ना कि हैव। सो जिस पार्ट में गलती है वो है ऑप्शन बी में। सो यही बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन इन द क्लास, नो एरर। सो हमने ईच के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, ईच मतलब हर एक। सो क्या था जो हमारा रूल था, वो यही था कि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है वर्ब। सो ईच स्टूडेंट हैज़ तो सिंगुलर के साथ ही यूज होता है, तो ये मतलब करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नो एरर। नो एरर मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती ही नहीं है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगर यहाँ पे होता ईच स्टूडेंट हैव, स्टूडेंट्स भी हो जाता ना, ईच स्टूडेंट्स हैव, तब भी वो हैव नहीं होता, हैज ही आना था। ईच के साथ रूल है कि इज ही आएगा। ठीक है, एवरी, ईच, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ सिंगुलर आता है। सो हम 10 रूल्स ऑलरेडी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिससे पहले मैंने डिस्कस करे थे 10 रूल्स, अभी उसी के आगे का ही पार्ट है। सो इसलिए मैंने रूल नंबर 11 लिखा है यहाँ पे। सो जो हमारा रूल नंबर 11 है वो क्या कहता है, देखते हैं। पेयर वर्ड्स, ये पेयर वर्ड्स के बारे में बात करता है। सो इंग्लिश ग्रामर में कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता देती हूँ।
जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा पेयर में ही यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। पेयर मतलब आपस में एक साथ, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, तो ज़्यादातर ब्रेड एंड बटर आपस में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम इसको पेयर वर्ड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो पेयर वर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। कमिंग एंड गोइंग, बैग एंड बैगेज। सो रूल ये कहता है कि जो पेयर वर्ड्स है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है। अब वर्ब्स क्या है मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिंगुलर, प्लूरल। अगर अभी तक आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो देखिए, तभी आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ ठीक है, फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप पहले वाली वीडियो देख लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इससे पहले की वीडियो में। तो अगर नहीं देखी है वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से इसकी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जो पेयर वर्ड्स हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब। तो आप एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सो ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो जिन लोगों को ये रूल नहीं पता ना, वो आर ही लिख के आएंगे, क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर उनको लगेगा दो चीज़ें हैं, तो इसलिए लिख देंगे ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट। नो, दिस इज रॉन्ग। ब्रेड एंड बटर एक पेयर है, पेयर वर्ड है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इज या वॉज या फिर हैज़, ये सारे सिंगुलर वर्ब्स है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था, तो ऐसे ही वर्ब्स यहाँ पे यूज होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राइस एंड करी। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। अगेन, चावल और कोई भी करी हो सकती है उसके साथ, तो लोगों को लगेगा भाई प्लूरल है, ये तो ज़्यादा है, तो प्लूरल है, एक तो नहीं है, तो इसलिए आर लगा देंगे, बट वो गलत होगा। राइस एंड करी भी एक पेयर वर्ड है, इसलिए इज आएगा। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट ट्रेट एनीवन कैन पोजेस। सो ट्रुथ एंड ऑनेस्टी भी एक पेयर वर्ड है, इसलिए यहाँ पे उसके साथ सिंगुलर इज का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, रूल 12, यूज ऑफ द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, और इसमें ना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि ये रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको बहुत सिंपल से वे में समझाने की कोशिश करूँगी। जहाँ पे द नंबर ऑफ है आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए, जहाँ पे अ नंबर ऑफ है आप प्लूरल वर्ब यूज़ करिए, बस। और आपको कुछ नहीं देखना समझना, नाउन क्या है, सिंगुलर प्लूरल कुछ मत देखिए। अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो सिंगुलर, अगर सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट चैंपियनशिप। फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो आप देखिए ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, अ नंबर ऑफ, ठीक है। अभी समझाया था अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैव लगाया है, ना कि हैज। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट इन कबड्डी इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब द नंबर ऑफ से ये है सेंटेंस स्टार्ट, अभी रूल समझाया है। अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट है तो क्या आएगा, सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। थर्ड सेंटेंस देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे। A large number of students were present yesterday, not today. A large number of students were present yesterday. So आप a large number of देखिए, इससे सेंटेंस स्टार्ट है, तो a large से स्टार्ट है तो क्या आएगा, प्लूरल। बस आपको कुछ नहीं करना, इस रूल में अपने दिमाग में बिठा लो। अगर द नंबर ऑफ है तो आंखें बंद करके आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर सेंटेंस अ नंबर ऑफ से है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है, और आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल, विथ द परसेंटेज ऑफ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड।
अब देखो मैंने कितनी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप अपने नोट्स भी बनाओगे ना, आप सीधा ऐसे ही लिखना, ठीक है, कि द परसेंटेज ऑफ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि आप एकदम से अपने नोट्स देखोगे ना, आपको दिमाग में आ जाएगा, वो देखते ही आ जाएगा कि द परसेंटेज ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंगुलर क्या होते हैं, इज, वॉज, हैज, डज, ठीक है, ये 4 सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल क्या होते हैं, हैव, वर, आर या फिर डू, ठीक है। तो अभी मैंने बताया इस रूल के बारे में, द परसेंटेज ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी लो। देखो अगर आप मतलब निकालने बैठोगे ना तो आप प्लूरल ही लगाओगे, क्यों, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स है, टीचर्स है, एक टीचर की बात नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही है, टीचर्स आ गया तो टीचर्स के बाद हम क्या ही वर्ब लगाएंगे, सबको लगेगा कि प्लूरल ही आएगा, यहाँ पे आर ही होना चाहिए। बट अगर आपको रूल्स पता है तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत से रूल्स है, जो सिंटैक्स है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, वो इंग्लिश ग्रामर के रूल से ही ये टॉपिक भरा हुआ है। तो बहुत से रूल्स हैं, मोर देन 80, बट जो इम्पॉर्टेंट रूल्स है, जैसे कि जिससे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा देखे आ जाते हैं, मैं वही रूल्स इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। सो अब देखिए, टीचर्स को देख के सब बच्चे आर ही लगाएंगे, सब कैंडिडेट्स आर ही मार्क करके आएंगे, जो कि गलत होगा। बट हमें पता है द परसेंटेज ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए आर नहीं, यहाँ पे इज आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वॉज वेरी हाई। अगेन द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट है, ठीक है, उसके बाद आप मत देखो कि सिंगुलर है प्लूरल है क्या लगा है, बस देखो द परसेंटेज ऑफ है तो सिंगुलर ही आएगा, तो इसलिए हमने वॉज लगा दिया। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जाम वॉज वेरी हाई। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अब कुछ लोगों को लगेगा स्टूडेंट्स है तो बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो आर आना चाहिए, वर आना चाहिए, जो कि गलत होगा, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट है तो इसलिए सिंगुलर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है। इस भी आ सकता है। तो ये तो आपको बेसिकली ना फाइंड द एरर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पे वर हो तो वॉज आएगा, अगर यहाँ पे आर लिखा हो तो इज आएगा, ठीक है, ऐसे आपको देखना है। नेक्स्ट रूल, विथ सर्टेन अमाउंट, weight, certain period, certain distance and certain height, we use singular verb। मतलब किसी भी अमाउंट के साथ, सर्टेन मतलब कुछ भी हो सकता है, पक्का नहीं पता, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, ठीक है, कितना भी वेट हो सकता है, कितना भी पीरियड हो सकता है, 2 साल 4 साल। सर्टेन डिस्टेंस, कितना भी दूरी डिस्टेंस हो सकता है, 1 किलोमीटर 10 मीटर, ठीक है, सर्टेन मतलब कितना भी, पक्का नहीं पता। सर्टेन हाइट, या फिर कितनी भी हाइट दी रहती है, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। बार बार बता चुकी हूँ, सिंगुलर मतलब इज़, वॉज, हैज़, डज, ठीक है, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर आपको याद हो, मैंने एक और आपको रूल जो फर्स्ट समझाया था वो ये था कि सिंगुलर में वर्ब के साथ कई बार एस भी लग जाता है। तो आई वुड सजेस्ट आप फर्स्ट वीडियो इसका पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी वर्ब्स के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 5 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। 5 रुपये एक छोटा अमाउंट है इसके सेंटेंस के हिसाब से। तो रुपीज़ है तो हमने आर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल कहता है इंग्लिश का, अगर अमाउंट है तो अमाउंट के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 tons ऑफ कोल इज़ नॉट इनफ फॉर हिम। 2 tons ऑफ कोल, टन्स लग गया तो ये ना लगे कि आर आएगा, ये वेट है, केजी में, टन में, जितने में भी हो, हमेशा वेट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे हमने इज़ लगाया है। नेक्स्ट, 6 years
इज़ अ लॉन्ग पीरियड। तो पीरियड मतलब यही होता है कितना समय, 2 साल, 4 साल, 2 महीने। तो ईयर्स है, एस लग गया तो ये मत सोचना ईयर्स है तो आर आ जाएगा, नहीं। ये एक हम पीरियड की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर ही यूज़ होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लगाया है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ने से पहले एक बारी मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड में ज़रूर मुझे बताइएगा पूरी देख के कि कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, अपने और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। विथ कलेक्टिव नाउन्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रूल, स्टार बना लीजिए। विथ कलेक्टिव नाउन्स वी ऑलवेज यूज़ सिंगुलर नाउन, आई मीन सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है कलेक्टिव नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ सेट ऑफ, अ क्राउड ऑफ। अगर आपको याद हो, ये हमने इंग्लिश में पढ़ा था 6th 7th क्लास में या 5th 4th क्लास में भी ये पढ़ाते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, हर्ड ऑफ काउज, है ना, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सो जो ये वर्ड है ना, अ बंच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है। बचपन में सबसे पहला चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का हम नाउन्स ही पढ़ते हैं। बहुत प्रकार के नाउन्स होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, तो एक कलेक्टिव नाउन भी होता है। तो रूल क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम हमेशा इज, वॉज, हैज़ मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए, अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग। अब जिसे ये रूल नहीं पता होगा ना, वो हर्ड ऑफ को नहीं देखेगा, वो सिर्फ काउज को देखेगा। काउज लगेगा ओहो ये तो बहुत प्लूरल है, बहुत सारी गाय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे तो बिना देखे बिना सोचे आर ही लगा देंगे, क्यों, क्योंकि काउज है। नहीं, आप देखिए सेंटेंस की शुरुआत में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अ हर्ड ऑफ काउज, कलेक्टिव मतलब ग्रुप। जब भी हम पूरे ग्रुप की बात करें ना, तो हमेशा सिंगुलर यूज होता है। अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज केप्ट ऑन द टेबल। अ बंच ऑफ ग्रेप्स आ गया, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। अगर सिर्फ होता एग्जाम्पल में काउज डैश ग्रेजिंग, तो हम लिखते काउज आर ग्रेजिंग, बहुत सारी गाय चर रही है। बट यहाँ पे अ हर्ड ऑफ काउज मतलब एक झुंड है, ठीक है, ग्रुप की बात हो रही है, तो इसलिए हमेशा अगर आपको कलेक्टिव नाउन के, मैंने वर्ड्स बहुत सारे लिख दिए हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन के, और हमेशा ना वो अ से ही शुरू होते हैं। अ बंच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, ऐसे ही, ऐसे हमेशा अ से स्टार्ट होता है। तो जब भी आपको लगे ये कलेक्टिव नाउन है, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम लेट। टीम वर्ड यूज़ हो गया, तो ये कलेक्टिव नाउन है। हैज़ कम लेट, हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है, तो हैज़ आएगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम में या तो फाइंड द एरर या तो फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से दिए जाएंगे क्वेश्चंस। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे 2 दिए हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन डैश इंक्रीजिंग। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। और एक और मैं आपको बता देती हूँ चीज़, यहाँ पे रूल है वो भी, बट आप समझ जाओगे इसी के साथ ही। अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, ठीक है, सेम रूल ही फॉलो करता है। द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, सेम रूल। अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स, या कुछ भी आप लगा लो। तो जहाँ पे अ वैरायटी ऑफ, अ नंबर ऑफ आ गया, दोनों सेम ही रूल फॉलो करेगा, और ऊपर मैं समझा चुकी हूँ कौन सा रूल। आई होप अब तक आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अगर द नंबर ऑफ से जब सेंटेंस स्टार्ट, आप मत देखिए गर्ल्स बॉयज़ क्या है, द नंबर ऑफ है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ऑप्शन में हमें सिंगुलर क्या दिख रहा है, इज़ या फिर आर, तो इज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे आएगा इज़। द नंबर ऑफ गर्ल्स
टेकिंग पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, द वैरायटी ऑफ बनानाज या कुछ भी, अगर द वैरायटी से शुरू होता तब भी यहाँ पे इज़ ही आता, और अगर यहाँ पे आ जाता अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर अ नंबर ऑफ आता तब यहाँ पे आता आर। तो आई होप अब आपको ये रूल बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और इसी रूल में बहुत मिस्टेक्स करके आते हैं सब। द बॉय एंड द डॉग डैश कमिंग रनिंग टूवर्ड्स अस। ये रूल अभी मैंने नहीं कराया, बट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये रूल पे बोला था कि आप मार्क कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। द डॉग द बॉय एंड द डॉग, दो लोगों की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आएगा, तो वॉज नहीं, यहाँ पे वर्ब आएगा, वर आएगा, सॉरी, ठीक है, वर। द बॉय एंड द डॉग वर कमिंग रनिंग टूवर्ड्स अस। अगर यहाँ पे सिर्फ होता द बॉय एंड डॉग, डॉग के पहले द नहीं आता, सिर्फ पहले ही आता, तब यहाँ पे आता वॉज। अब मैं दोबारा से रूल नहीं डिस्क्राइब करूँगी, नहीं वीडियो देखी तो अब पहले देखिए, इससे पहले वाली वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये रूल मैंने, और इम्पॉर्टेंट है ये भी। जैसे द वैरायटी ऑफ अ वैरायटी ऑफ, ऐसे ये वाला रूल भी बहुत कंफ्यूजिंग बट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। एक किसी भी पार्ट में यहाँ पे गलती है तो हमें वो मिस्टेक, एरर मतलब मिस्टेक, गलती को ढूंढना है और बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल आर मोर देन बॉयज़, नो एरर। आप इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए कि कहाँ पे गलती हो सकती है। देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, बट हाँ इसमें है एक मिस्टेक, और मिस्टेक कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में भी कहाँ? आर में। आर की जगह यहाँ पे सिंगुलर इज़ होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे आर की जगह वर होता तो फिर वॉज आना चाहिए था, अगर हैव होता तो हैज़ आना चाहिए था, ठीक है। हम ऐसे पता लगाते हैं, नहीं तो कईयों के दिमाग में होगा कि मैम वॉज क्यों लगा रही है, इज़ क्यों नहीं लगा रही, या इज़ क्यों लगा रही है, वॉज क्यों नहीं लगा रही। तो जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस में वॉज और इज़ एक साथ नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो अगर येस्टरडे इन लास्ट ईयर, वॉज तभी लगेगा अगर आपको हेल्प दी जाएगी ना, सेंटेंस में पता चल जाएगा इट वॉज डन येस्टरडे, तभी वॉज आएगा। मतलब वॉज भी तो ये कल के लिए यूज़ करते हैं ना, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो ऐसे सेंटेंस के साथ वॉज आता है। तो अब यहाँ पे आर की जगह इज़ क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको रूल कराया था द नंबर ऑफ से स्टार्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सिंगुलर फॉलो करता है। अगर यहाँ पे अ होता, अ नंबर ऑफ, तब तो आर ही आता, बट द है तो सिंगुलर वर्ब। सो सी ऑप्शन में गलती है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। A number of houses were demolished so that the supermarket could be built. No error. काफ़ी हाउसेस को गिराया गया, क्यों? क्योंकि सुपरमार्केट वहाँ पे बन सके। कहाँ पे गलती है इस सेंटेंस में? A number of houses were demolished so that the supermarket could be built, या फिर no error। आई होप आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी मतलब नो एरर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्या इस सेंटेंस में क्यों भी कोई गलती क्यों नहीं है? क्योंकि अ नंबर ऑफ से ये सेंटेंस स्टार्ट है और अ नंबर ऑफ प्लूरल ही फॉलो करता है ना। तो प्लूरल ही यहाँ पे वर ही लगा हुआ है इसके साथ, तो इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि फाइंड द एरर टाइप में पता कैसे चलेगा गलती किस में है। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं होती है फाइंड द एरर में। सबसे पहले
वर्ब में गलती होती है, ठीक है, इज़, वॉज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आपको गलती दिखेगी और वो हमें सही लग रहा होता है, क्योंकि ये वाले रूल्स ये फॉलो करते हैं जो मैंने अभी डिस्कस करे या लास्ट वीडियो में, मोस्टली इन्हीं रूल्स से आते हैं क्वेश्चंस। अगर आपका वर्ब ठीक है तो आप प्रेपोजिशन देखिए, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं बहुत से लोगों को, बल्कि मुझे भी नहीं पता होगा, ऑल्दो मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, मुझे भी ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं जिसमें मेरे को भी कन्फ्यूज़न होती है कि इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है, तो मुझे भी बार बार ही प्रेपोजिशंस देखने पड़ते हैं। अच्छा, क्या सही तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना किसी को याद नहीं हो सकते, प्रेपोजिशंस कम से कम 200-300 से ज़्यादा हैं, तो आपको कैसे याद रहेंगे आप ना, मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आई नो मुझे अलग वीडियो बनानी चाहिए कि आप अपनी तैयारी कैसे करिए, मैं आपको अभी बता देती हूँ बहुत सिंपल से वे में। आप अपना रोज़ का आधा घंटा प्रेपोजिशंस के लिए निकालिए, ठीक है, जो ल्यूसेंट बुक मैंने डिस्कस करी थी इसमें भरपूर नंबर के, पता नहीं 300-400 तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 400-500 प्रेपोजिशंस डिस्कस कर रखे हैं। अब आप रोज़ का अपना आधा घंटा निकाल लीजिए कि आधे घंटे में मैं 100 प्रेपोजिशंस में रीड करूँगी या करूँगा। अब आप रीड करोगे ना हर रोज़, हफ्ते तक आप सेम प्रेपोजिशन भी पढ़ते रहो ना, 100 में से आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको 50 तक तो आराम से याद हो ही जाएंगे। सो 24 घंटों में आधा घंटा एक टॉपिक को देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसी सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रही हूँ, ठीक है, आप खुद से भी देख सकते हैं। अब कैसे याद करोगे, याद नहीं हो सकते हैं, जो सही तरीका वो यही है कि आप अपना 24 घंटे में से 1 घंटे आप सोच लो कि आधा घंटा या 1 घंटा मैं कम से कम 50 नहीं तो 75 नहीं तो 100 सिनोनिम्स, क्योंकि आधे घंटे में आप 50 पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, सिर्फ रीडिंग ही लगानी है। अगर आपने जल्दी लगा ली तो आप दोबारा कर लो, आधे घंटा में टाइम है तो फिर से वो रीड कर लो। आप एक हफ्ता सेम पढ़ोगे ना, आई एम वेरी वेरी श्योर 100 में से आपको 50 से ऊपर लर्न हो ही जाएंगे। और इतना मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ मेथड है। लर्न किसी को नहीं हो सकते, इतने सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी इतनी भरी हुई है, बस आप दिन में ना एक बारी वो बुक खोल के बैठ जाओ और एक बारी इसे देख लो, आप रीड करो। अगर आप रीड करोगे ना सेम चीज़ 4 दिन, वो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाती है और ऐसी बैठती है, आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आप 4 दिन से सेम ही चीज़ पढ़ रहे हो। 24 घंटे में से बस आधा 1 घंटा निकालना है। सो दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी वोकैबुलरी, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, पर्यायवाची हो हिंदी के, या कोई भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स ईडियम फ्रेजेस, और सेम आप प्रेपोजिशंस और सिंटैक्स के आप इनके क्या कहते हैं रूल्स के साथ भी आप यही आजमाइए। अगर आपने अभी जितने भी पढ़े या मेरी पुरानी वीडियो में पढ़े होंगे ना, अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं करोगे डेफिनेटली 100% आप भूल जाओगे। सो जो फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंडीशनल सेंटेंसेस का, सबसे पहले तो देखिए कंडीशनल का मतलब क्या होता है। कंडीशनल का मतलब होता है जब कोई कंडीशन लग जाए, मतलब जब कोई शर्त आपको दिखा रही हो किसी सेंटेंस में, या फिर कोई स्थिति, कंडीशन मतलब कोई भी स्थिति या फिर कोई भी शर्त, तो अगर आपको लग रही है कोई शर्त है सेंटेंस में तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जहाँ पे इफ़ लग जाएगा तो समझ जाना ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और इन सेंटेंसेस में जिनमें इफ़ लगता है, सो बेसिकली 4 रूल्स इंग्लिश ग्रामर में फॉलो होते हैं, और एग्जाम्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस से ही पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट रूल आप देखिए, इफ़ द सेंटेंस starts with simple present, simple future will be used। मतलब अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख जाए तो उसके जो बाद का टेंस होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर, ठीक है। जो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं ना ये क्लॉज में होते हैं। अब क्लॉज क्या होता है, बेसिकली आपको एक बहुत लंबा सा सेंटेंस मिलेगा जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, कॉमा लग जाएगा। सो एक कॉमा के पहले वाला पार्ट होगा, एक कॉमा के बाद वाला पार्ट होगा। सो जो कॉमा के पहले वाला पार्ट होगा वो होगा शुरुआती वर्ब, है ना, जो सेंटेंस जब शुरू होगा।
सो जब सेंटेंस शुरू होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट यूज़ हो, तो जो कॉमा के बाद मतलब जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसमें सिंपल फ्यूचर यूज़ होगा। इसको और अच्छे से हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सो आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई गो टू आगरा आई विल सी दी ताजमहल। सो आप देखिए ये सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइडेड है ये सेंटेंस, एक कॉमा के पहले वाला पार्ट है, एक कॉमा के बाद वाला पार्ट है। सो अब कॉमा के पहले वाला पार्ट देखिए जो कि ग्रीन पार्ट में हाईलाइटेड है, गो। अब गो क्या है, आई गो, शी गोज। अगर आपने मेरे पहले वाले पार्ट्स देखे या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, तो मैंने उसमें टेंसेस भी बता रखे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है। सो आप देखिए, इफ़ आई गो टू आगरा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो दूसरा पार्ट है कॉमा के बाद वाला, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस लग जाएगा। अब सिंपल फ्यूचर क्या होता है, विल प्लस V1, ठीक है। आई विल गो, आई विल सी, सॉरी, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी दी ताजमहल। तो आप देख सकते हैं गो क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और विल सी क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो यही कहता है, शुरुआत में अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट लगे तो दूसरे पार्ट में क्या लगेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग वाले सेंटेंस होते हैं। ऐसा हर एक सेंटेंस में आपको लगेगा कि वुड हैव लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वुड हैव ही लगाते हैं और बोलते भी हैं, जो कि गलत है, बट ये कुछ रूल्स फॉलो करता है। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ़ शी मेक्स कुकीज़। अब शी मेक्स क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। याद हो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंगुलर के साथ SES लग जाता है, आई और प्लूरल के साथ V1 का V1 ही रहता है, जैसे आई गो था ऊपर, है ना। अब सेकंड सेंटेंस में क्या है, इफ़ शी मेक्स कुकीज़। सो शी मेक्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कॉमा के बाद वाला जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप देखिए क्या लगा रखा है हमने, शी विल गिव यू। सो इफ़ शी मेक्स कुकीज़ शी विल गिव यू। सो ये पहला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो खुद के बने हुए नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइए, डेफिनेटली आप ये रूल्स कभी भी नहीं भूलेंगे। इफ़ शी मेड कुकीज़ शी वुड गिव यू। अब इफ़ शी मेड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेक, मेड, मेड, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों मेड ही होता है। सो इफ़ शी मेड कुकीज़ शी वुड गिव यू। सो सेकेंड फॉर्म लगी है इफ़ के बाद मेड, तो सेकेंड पार्ट में क्या लग जाएगा, वुड प्लस V1, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे वुड गिव लगा दिया। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक से नहीं समझा पाई, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। मे बी मैं आपको टाइप करके दे दूँ, रिप्लाई कर दूँ, कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सो मैं 4 रूल्स डिस्कस करूँगी, 2 हमने कर दिए, 2 और आगे हम डिस्कस करेंगे। किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, बट उससे पहले आप ये रूल्स समझो और याद भी रखना, तभी आप MCQs भी कर पाओगे। मोर ओवर आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वाली वीडियोस भी ज़रूर देखना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। मैंने पूरी EMRS जनरल इंग्लिश की सीरीज़ बना रखी है, और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि मैम आप इंग्लिश की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, तो इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ आई हूँ आज। काफ़ी दिनों के बाद मैंने इंग्लिश की वीडियो डाल रही हूँ, सो मैंने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स की डालूँ, अगर डाल ही रही हूँ। सो आई वुड सजेस्ट सभी, आप ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, जितने भी पार्ट्स आप सभी देखिए, स्पेशली आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वॉइस, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब रूल थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट परफेक्ट प्लस V3 वुड हैव विल बी यूज्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यहीं से ही क्वेश्चन आता है, इस रूल से। तो इस पर ज़रूर, वैसे चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट परफेक्ट, मैंने आपको वॉइस में भी बताया था पास्ट परफेक्ट क्या है, और सिंटैक्स में भी। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड
प्लस V3, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज़ या हैव लग जाता है। पास्ट में हैड, HAD हैड प्लस V3। अगर आपको इफ के बाद हैड प्लस V3 दिख गया, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई हैड के बाद, तो जो दूसरा पार्ट है कॉमा के बाद वाला, उधर वहाँ पे वुड हैव लग जाएगा, ठीक है। वुड तो लगेगा ही लगेगा, बट वुड के साथ क्या लगेगा, हैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। इफ ही हैड आस्क्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो आप देख सकते हैं इफ के बाद क्या लगा है, हैड आस्क्ड मी, ठीक है। तो वर्ब की ये पास्ट परफेक्ट है। तो अभी मैंने समझाया था, अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट हो तो कॉमा के बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लग जाएगा, वुड हैव, है ना, वुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी हैड मेड कुकीज शी वुड हैव गिवन यू। अब आप देख सकते हैं इफ शी हैड मेड आ गया, अभी बताता हैड मेड आ गया तो पास्ट परफेक्ट, है ना। सो सेकेंड पार्ट में क्या लग जाएगा, वुड हैव। सो इफ शी हैड मेड कुकीज शी वुड हैव गिवन यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो ये रूल मैंने पहले भी डिस्कस किया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंटेक्स पार्ट में। रूल क्या कहता है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर, ठीक है। अगर इफ के बाद वर यूज हो, WERE वर, तो सेकंड पार्ट जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है, क्लॉज है, उसमें क्या लगेगा, वुड प्लस V1। अब वर कब लगता है, मैंने आपको समझा रखा है पहले भी, जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, जो कि हम विश करते हैं बट ऐसा हो नहीं सकता, बट हम विश करते हैं काश ऐसा हो जाए। एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड, मैं यहाँ पे कल्पना कर रही हूँ, अगर मैं एक पंछी होती, आई वुड फ्लाई ऑल डे, मैं सारा दिन उड़ती ही रहती। सो इफ आई वर अ बर्ड, अभी रूल क्या कहता है, इफ के बाद अगर वर हो, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या लग जाएगा, वुड प्लस V1। एग्जाम में ये वाला रूल भी बहुत, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग है। तो बस कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो, अगर वर आ गया, वर के साथ हमेशा वुड लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी वर आवर बॉस शी वुड लिसन अस। अगर वो हमारी बॉस होती, कल्पना कर रहे हैं, अगर वो बॉस होती तो वो हमारी बात ज़रूर सुनती। सो आप देख सकते हैं इफ है, इफ के बाद क्या लग गया, वर, ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या लगेगा, वुड, शी वुड लिसन अस। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कैसे आते हैं। अब या तो फिलअप में भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे आपको पता ही होगा, जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फाइंड द एरर फॉर्म में आते हैं, और वो सारे क्वेश्चन या तो प्रेपोजिशन से आते हैं या तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें फिलअप भरना है और हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई हैडंट ओवर स्लेप्ट आई डैश ऑन टाइम। 4 ऑप्शंस है, आई विल बी ऑन टाइम, आई हैव बीन ऑन टाइम, आई वुड हैव बीन ऑन टाइम, या फिर आई विल बी ऑन टाइम। बहुत कंफ्यूजिंग है ना सारे ऑप्शंस, बट आप याद करिए, मैंने आपको रूल बताया था, अगर हैड नॉट या फिर हैड प्लस V3 लग जाए, है ना, तो यहाँ पे भी बस हैड की जगह हैड नॉट लग गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट लगा दिया तो, बट फिर भी V3 तो लगा ही हुआ है, हैड या हैड नॉट है तब भी V3 लगा उसके बाद। तो क्या कहता है रूल, अगर हैड या हैड नॉट प्लस V3 लग जाए तो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लगता है, आई होप अपना आंसर आपने चुन लिया होगा, वुड हैव लग जाता है ना। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में वुड हैव है, C ऑप्शन में। सो वुड हैव बीन या फिर वुड हैव आस्क्ड भी हो सकता था, वुड हैव। सो एक ही ऑप्शन मिलेगा, वुड हैव आपको याद रखना है कि वुड हैव ज़रूर लगेगा। सो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है C ऑप्शन। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसे लगे रूल्स, कैसी लगी ये वीडियो।
एंड चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। EMRS से जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। मोर ओवर मैंने और भी प्लेलिस्ट डाल रखी है एजुकेशन से रिलेटेड, GK एजुकेशन से रिलेटेड, करंट अफेयर्स की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। और हाँ, बहुत लोगों के कमेंट्स आते थे मैम टीचिंग पे भी बनाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड पे और केस बेस्ड स्टडी पेडागोजी पे। सो उसकी भी टीचिंग एप्टीट्यूड की खैर एक ही मैंने वीडियो डाली है, बट उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। एंड पेडागोजी वाले सेक्शन पे मैंने 2 वीडियोस डाली है और मोस्टली मैंने उसमें सब कुछ कवर कर रखा है, बट 1-2 वीडियोस मैं और लेकर आऊँगी, बस उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही होंगे। सो उसकी भी मैंने लिंक डाल दिया प्लेलिस्ट के, आप वो भी ज़रूर देखिएगा, इट विल बी हेल्प फॉर यू। सेकेंड क्वेश्चन, इफ इट हैडंट रेन्ड वी डैश टू द पार्क। अब अगेन क्या रूल कह रहा है, इफ के बाद क्या दिख रहा है आपको, हैड या फिर से हैड नॉट V3। तो अभी हमने डिस्कस किया अगर हैड या हैड नॉट प्लस V3 दिख गया, कुछ नहीं करना, बस हमें वुड हैव लगा देना है ना। तो देखिए वुड हैव क्या कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है, वुड हैव गॉन टू द पार्क। सो यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शी केम अर्ली वी डैश गो आउट टू प्ले। याद करिए सेकेंड रूल है ये, मैंने आपको बताया था अगर इफ के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाए, वर्ब की अगर V2 लग जाए, सेकेंड फॉर्म लग जाए, तो कॉमा के बाद वाले पार्ट में क्या लगेगा, वुड प्लस V1। तो आप देखिए A ऑप्शन में विल हैव गॉन है, B ऑप्शन में विल गो है। विल तो नहीं लगेगा, वो तो हमने प्रेजेंट में, विल सीधा सिर्फ एक में ही लगता है, दिमाग में बिठा लो, विल सिर्फ लगेगा अगर प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ के बाद सिर्फ और सिर्फ तभी ही विल लगेगा। अदरवाइज वुड लगता है तीनों रूल्स में, या तो वुड प्लस V1 या तो वुड हैव, और वुड हैव भी मैंने आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ वुड हैव एक में ही लगेगा, किसमें, जिसमें हैड हो। बचा क्या, 2 रूल सेम से ही है, 2 रूल सेम से ही है, वुड के साथ V1 लग जाएगा। सो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, है ना। देखिए शी केम सेकेंड फॉर्म है, तो मैंने क्या बताया था, सेकेंड पार्ट कॉमा के बाद वाले में वुड लगेगा और वुड के साथ सीधा V1 लग जाएगा। तो देखिए C ऑप्शन में तो वुड हैव ही है, वो तो नहीं होगा, वो तो हैड के साथ होता है। विल मैंने आपको बता दिया सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के साथ होता है। बचा क्या, वुड गो, तो D यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट रूल है, हिंट दे दिया, जल्दी से अपना आंसर डिसाइड करिए। इफ आई वर टॉलर आई डैश दिस ड्रेस। कल्पना कर रहे हैं अगर मैं लंबी होती या होता तो मैं ये ड्रेस ज़रूर खरीदती या फिर खरीदता। तो कल्पना कर रहे हैं, काश। सो रूल क्या कहता था, अगर वर है तो विल नहीं लगेगा, अभी बताया, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के साथ लगेगा विल। और हैड है तो क्या लगेगा, वुड हैव, है ना। तो वुड हैव वाला भी कट गया, विल वाला भी, विल वाला तो है ही नहीं। सो बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन वुड बाय। अगर आपको याद हो रूल, अगर जिस सेंटेंस में इफ के बाद वर लग जाए तो क्या लगेगा बाद में, कॉमा के बाद वाले पार्ट में वुड लगेगा और वुड के साथ V1। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है वुड बाय, ठीक है ना, कि यहाँ पे वुड हैव बॉट भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हैड होता तब आता ये। C वाला वुड हैव बीन बाइंग, ये भी नहीं होगा, ये भी हैड के साथ ही लगता है ना वुड हैव। और D तो ऑप्शन ही नन है। विल याद रखना सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के साथ है। बिल्कुल, आई होप आपको इसी वीडियो को देखते देखते ही चारों रूल्स अच्छे से याद हो गए होंगे। आप भूल जाओगे ये रूल्स, आई एम श्योर। तो क्या करना है, अपने हाथों से आप नोट्स बनाइए और हर 2-3 दिन के बाद बस देख लीजिए, रूल्स आपको ज़रूर याद रहेंगे। और एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, हर रूल के नीचे जो 2-2 एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं, एग्जाम्पल देख के और अच्छे से समझ में आता है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, दैट इज़ वुड बाय। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो फॉर योर एग्ज़ाम।
पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. ऑल्सो डोंट forget to hit the bell icon so that you get all the notifications and updates regarding my new videos. So yes, thank you so much. Have a good day and all the very best for your exam.